इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है पब्लिक सेक्टर एंड इंडियन प्लानिंग। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। शॉर्टकमिंग्स, अब तक हम एवोल्यूशन समझ चुके हैं पब्लिक सेक्टर का, रोल समझ चुके हैं पब्लिक सेक्टर का, रीजंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर समझ चुके हैं, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर समझ चुके हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ पब्लिक सेक्टर आज हम समझेंगे, उसकी खामियाँ, कमियाँ, नाकामयाबियाँ, इनको आज हम पढ़ेंगे। फिर हम न्यू ऑर्डर पढ़ेंगे कि कैसे उसे बदला जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है। उसी में हम पढ़ेंगे 2021 की भारत सरकार की नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर के पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत के तहत नए विचार। ओके, चलिए शॉर्टकमिंग्स को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है जयदीप, ये बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन को देखने के बावजूद भी कि इनकी एफिशिएंसी को इन्हांस करने की या इनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोई स्कोप नहीं है। एम्पल स्कोप है एफिशिएंसी इन्हांस करने के, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के, क्योंकि कमियां बहुत सी हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहली है माउंटिंग लॉसेस। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वैसे जब एग्जिस्टेंस में आई है तो उसका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था। इसी कारण से कोई प्रॉफिट्स आपको उस स्तर पर नज़र नहीं आए 1980-81 तक। तो हम पहले तो इसको इस तरह से लॉसेस की कैटेगरी में रखते हैं कि इसने कोई बहुत बड़े प्रॉफिट्स उस समय तक नहीं बनाए जो कि प्राइवेट सेक्टर बना सकता होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें लॉसेस भी देखने को मिले। इसमें कुछ डिस्टिंक्शन करनी ज़रूरी है। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं लॉसेस के मामले में, तो मेजॉरली कल्प्रिट हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों को अलग करके देखना ज़रूरी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दोनों ही पीएसयूज़ को अलग करके देखना ज़रूरी है। उसका कारण है, स्टेट लेवल पर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं उनमें सबसे बड़े स्तर पर स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, ये हैवी प्लेयर्स हैं जो लॉसेस माउंट करते हैं। उसका सीधा उदाहरण है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आज दिन तक किस चीज़ के लिए जाने गए हैं? नुकसान। क्यों? देखिए, 350 पैसे पर यूनिट बिजली पैदा करने में आपका खर्चा आ रहा है और आप 240 पैसे पे लोगों को बिजली दे रहे हैं, यानी कि 3.5 रुपये पर यूनिट पे खर्चा आता है और आप 2 रुपये 40 पैसे पे बिजली देते हैं। पहली ही कहानी है कि आप लॉसेस में जा रहे हैं। कारण ये है कि राज्य सरकारों के ऊपर ऐसे बहुत से क्षेत्र, ऐसे बहुत से एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पब्लिक डेवलपमेंट से या यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़े हुई क्षेत्र हैं, जैसे पानी सिंचाई के लिए, जैसे कि बिजली, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, राज्य का ट्रांसपोर्टेशन। ये पिछड़े इलाकों को शहरों से जोड़ता है, ये शिक्षा केंद्रों तक बच्चों को ले जाने के लिए उपयोगी है। आप सब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से जुड़ते हैं इसी स्टेट ट्रांसपोर्ट की मदद से। ये व्यापार वाणिज्य के लिए भी बड़ा लाभकारी है। अब इन कारणों से अगर हम देखें तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हो जाती है कि वो प्रॉफिट्स पर उस तरह से फोकस ना करते हुए कनेक्टिविटी पर फोकस करे, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करे, एजुकेशन, सैनिटेशन, इन चीज़ों पर ध्यान दे, एग्रीकल्चर का विकास हो तो इरिगेशन पर फोकस करे, क्लीन वाटर सप्लाई दे और राउंड द क्लॉक आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे। इसमें कई कमियां हैं, बहुत से वर्ग एग्जम्प्टेड हैं बिजली का बिल भरने से। बहुत से एरियाज़ में सिटी म्यूनसिपैलिटीज़ आज भी पानी और सीवरेज के बिल चार्ज ही नहीं कर पा रही है प्रॉपर। कई पॉलिटिकल कारण रह जाते हैं और कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव विल फोर्स नज़र ही नहीं आती जो ये इन रेम्यूनरेटिव चार्जेस को ले सके आपसे, यूज़र फीस आपसे चार्ज कर सकें। इसमें सुधार करना है। जो स्टेट म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्सेस प्रॉपर लेने चाहिए, उनको पानी और ख़ास तौर पर बिजली और सीवरेज की, पानी और सीवरेज के यूज़र चार्जेस प्रॉपर लेने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की जो थेफ्ट के केसेस उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो बकाया एरियर स्पेंडिंग है सरकारी अदारों पर, कई तरह के गवर्नमेंट ऑफिसेज पे, कई रसूखदार परिवारों पर, वो उसको रिकॉल करना चाहिए, उसको वापस लेकर के आना चाहिए, उसको रिक्लेम करना चाहिए और एक रैशनल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए जिसके तहत लोग बिजली का बिल भरें। लेकिन आपने देखा ये पॉलिटिकल वायदे होते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी आए, उन्होंने एक लंबे समय का बकाया वापस किया क्योंकि वो चुनावी कैंपेन में थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार इस वायदे के साथ आई कि 300 यूनिट आपको 1 महीने के और 600 यूनिट 2 महीने के फ्री देंगे।
तो फिर नेचुरली वो डिपार्टमेंट लॉसेस बियर करेंगे। तो इस तरह से इनके लॉसेस बहुत रैम्पेंट हैं। और देखने में हमारे ये आ गया कि ओवरऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो लॉस माउंट करती हैं। उसी के विषय में अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि अगर हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैविंग पेरिनियल लॉस मेकर्स। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैव शोन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 81,550 करोड़ इन 2006-07, जबकि एज अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 203 करोड़ इन 1980-81। 1980-81 तक आप लॉस कर रहे थे 203 करोड़ का, लेकिन उसके बाद मैंने बताया इसके बाद प्रॉफिट की यात्रा शुरू हुई और 2006-07 का आंकड़ा आपके सामने है, आप लगभग 82,000 करोड़ के प्रॉफिट में आए। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने अपना काम दिखाया है। दूसरी तरफ लिखा गया है कि नंबर ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स डिक्रीज्ड हैं फ्रॉम 105 इन 2000 टू ओनली 63 इन 2011। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मायने में अगर देखें तो 105 से आप 63 पर आ गए, तो लॉस मेकिंग यूनिट्स भी रिड्यूस हुए, पहला। दूसरा, 203 के लॉस में थे 1980-81 में, 2006-07 तक 81,550 करोड़ के प्रॉफिट्स में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। बट जब जहां आपके लॉस मेकिंग यूनिट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, वहीं पर अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की बात करें तो लॉसेज उनके इंक्रीज़ हुए हैं। हाउएवर लॉसेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 10302 करोड़ इन 2000 टू 27,602 करोड़ इन 2012। आई बात समझ में? 10,302 करोड़ से ये 27,602 करोड़ पर पहुंच गए हैं आपके लॉसेस। क्लियर कहानी? तो नंबर ऑफ़ लॉस मेकिंग यूनिट्स आपने रिड्यूस किए हैं। फर्स्ट, आप एक समय में 203 करोड़ के लॉस में थे, लेकिन आज आप 81,550 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट भी आप अभी ईमानदारी से देखिए तो आप सन 2000 में सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 करोड़ के नुकसान में रहते थे। आज आप 2012 में 27,000 करोड़ के नुकसान में हैं। फिर भी आपका 80-82 हज़ार करोड़ का मुनाफा है। तो अगर हम इस 27,000 करोड़ के नुकसान को घटा दें तो हमारा मुनाफा और कितना बढ़ सकता है? सोचने वाली बात है ना। हमारे लॉसेस बढ़े हैं पहले से, वो बात अलग है कि हमने मुनाफे भी बहुत बढ़ाए हैं। यानी कि पहले मेरा मुनाफा सन 2000 के अराउंड सिर्फ 100 रुपये का था और मेरा लॉस 10 रुपये का था। आज मेरा मुनाफा 2000 रुपये का है, पर देखने की बात है कि मेरा आज लॉस भी 100 रुपये नहीं, लॉस भी बढ़ कर के 300 रुपये चला गया है। प्रॉफिट्स बढ़े हैं बट लॉसेस भी बढ़े हैं। हमें लॉसेस को कंटेन करना है। ओवरऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने देखा कि सुधार नज़र आता है समय बदलने के साथ साथ। जो ग्रेव कंडीशंस हैं वो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्ट करे। स्टेट गवर्नमेंट्स नए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस को इंड्यूस करे, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम को वो अच्छे से आंकने के बाद लागू कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के वाया इन चीज़ों को बेटर बनाया जा सकता है। वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेटर कर सकते हैं, इरिगेशन को बेटर किया जा सकता है। इसके तहत आपको सेक्शनल अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत है। जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं, आप उनको इरिगेशन नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे आप यूज़र फीस चार्ज कर सकते हैं। जो नहीं हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके आज की डेट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, आप उनको कई तरह के बेनिफिट्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ओवरऑल जो पात्र नहीं है उस बेनिफिट को लेने का, उसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे राज्य का कोष बचा रहेगा। ये सब आने वाले समय में आप देखेंगे ये होगा। लेकिन ये लॉसेस की कहानी है। एफिशिएंसी में कमी है, अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत नीड है और लॉसेस हैं, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन कौन प्लेयर बैड प्लेयर है? द स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन ओवरऑल छवि ख़राब हुई है, ये दिखता है। ओके, जितना परफॉर्म कर सकते थे उतना परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी तरफ आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजंस अबाउट लोकेशन। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आप चुनावी वादों के रूप में अपने लोगों से अक्सर ये वायदे करते रहे कि आप हमें अगर जिता देते हैं तो भविष्य में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हम लगवा देंगे। इस तरह से बहुत सी इकोनॉमिकली नॉन वायबल पोजीशंस में भी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि वो प्रोजेक्ट अपने आप में रेम्यूनरेटिव नहीं रह पाता, यानी कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी को परस्यू नहीं कर पाते हैं। उसी के कारण
ये नुकसान भी आपको देखते हैं। तो एक पॉलिटिकल फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है लोकेशन को चुनने को लेकर के। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि आप इसको इस उदाहरण से समझिए, ब्रेकअप ऑफ मिग एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। आपको पता है मिग फाइटर प्लेन्स हमारे सेना में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एयरफोर्स में। उस मिग एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर के आप ये चीज़ देखेंगे कि उसका जो प्रोजेक्ट के जो प्लांट्स हैं, यानी कि ओवरऑल वो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके तहत फाउंड्रीज़ कहाँ कहाँ लग रही हैं। एक नासिक महाराष्ट्र में, एक कोरापुट उड़ीसा में, और इन दोनों में आपस में 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये क्यों? ये दोनों उस समय के दो नेशनली इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की वजह से हुआ। एक नासिक ले जाना चाहता था, एक कोरापुट, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा है। सोचिए प्रोडक्टिविटी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती होगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी हार्म होती होगी। इस तरह के बहुत से फैसले उस समय में लिए गए। एक तरफ यह दावा किया जाता था कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर कभी नहीं जाएगा, पब्लिक सेक्टर को ले जाना ज़रूरी है। वहाँ के लोगों के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनवाइंड करना ज़रूरी है सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने के लिए। ये ज़रूरी है कि वहाँ पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एक निवेश का माहौल बने तो प्राइवेट प्लेयर आए जिससे रोज़गार पैदा हो, और ये ज़रूरी है कि हम वहाँ जाकर के एक सिक्योर जॉब प्रोवाइड करें। तो उन क्षेत्रों में भी बहुत से प्लांट गवर्नमेंट ने लगाए, ऐसी कोई बात नहीं। प्राइवेट प्लेयर को भी लाइसेंसेस इसी बेस पर दिए कि वो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एरियाज़ में जाकर के प्लांट लगाना चाहता है क्या। लेकिन इस प्रोविज़न का एक सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव अगर त्याग दिया जाए तो इसके अलावा इसके फिर नकारात्मक प्रयोग भी बहुत हुए। अपने राजनीतिक हित, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने क्षेत्र में अपनी जनता से किए गए वायदों को निभाने के लिए और उनसे वोट्स मोबिलाइज़ करने के लिए आपने अनवायबल प्लेसेस में प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कराया, एंड दैट वाज नॉट द गुड प्रैक्टिस। इसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, इसी तरह के नेगेटिव्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के एक स्तर के फेलियर का कारण बने। दैट्स ऑल। तो ये एक रीज़न यहाँ पर बनता है। थर्ड एस्पेक्ट, डिलेज इन कंप्लीशन एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए हुआ ये, जैसे यहाँ पर ट्रॉम्बे फर्टिलाइज़र प्लांट प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है, इसका जो टाइम था बनने का वो 3 इयर्स था। स्टार्टिंग में जो इसके बनने का समय था वो 3 साल था, लेकिन ये बना है 6 से 7 साल में जाकर। जैसे ही 6 से 7 साल में कोई चीज़ बन रही है, यानी कि अपने बनाए हुए समय से दुगने समय में वो बन रहा है, ऐसे में लेबर की कॉस्ट आप डबल कर लीजिए। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप अवेल कर रहे थे, जैसे सीमेंट या बाकी कोई भी चीज़ें, उनकी कीमतें उस लंबे समय के दौरान बढ़ जाएंगी, वहाँ पर आपका खर्चा आ जाएगा। इतने लंबे समय तक आप उस प्रोजेक्ट को जब बना रहे हैं, वियर एंड टीयर्स का लेवल बढ़ जाएगा, आपको दोबारा से रेजुविनेशन में भी रिसोर्सेज लगेंगे और समय लगेगा। वहाँ पर आपका खर्चा, आपने इतने लंबे समय तक कमीशनिंग स्टाफ को एंगेज करके रखा है, उनका खर्चा, कॉन्ट्रैक्टर का दुगना खर्चा, ये सारी चीज़ें दुगनी चले जाने की वजह से, यानी कि इन कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो डिले आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ा देता है। ओके, और यही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ने इन प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया। जितना लगा उतना यील्ड नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण शुरुआती गलतियां थी, और ये कारण यह था, इट वाज अ पुअर एंड इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग पुअर रहती थी, इनएडिक्वेट रहती थी। किस तरह से जो साइट चुनी जाती थी, उसकी लैंड प्रेपरेशन, उस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चीज़ें प्रोसीड होंगी। जब आप एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग प्रॉपर करते हैं तो आपको पता रहता है किस स्टेप पे आपको कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, किस समय में आपको किसकी सर्विसेज की नीड होगी, आपने कितने दिन के अंदर इसकी फाउंडेशन लेट डाउन कर देनी है, वो कितने दिन में पकेगी, और राइटली उस टाइम पर उसके ऊपर का ढांचा खड़ा करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल खड़ा हो उस टाइम पर, ना तो उसके पहले ना उसके बाद। वो मटेरियल जब आप खड़ा कर रहे हैं, उसमें किस स्किल सेट की आपको नीड है, किस तरह के वर्कर और लोगों की आपको ज़रूरत है, वो आपको राइटली अवेलेबल रहने चाहिए। उसके टाइमली टेंडर हों, उसके टाइमली नोटिफिकेशंस जारी हो जाएं, क्योंकि सारी चीज़ें टेंडर्स के वाया बुलानी है, या फिर एलोकेशन करनी है, किसी को आपको प्रोजेक्ट एलोकेट करना है। इसके बाद आप उसे फर्दर उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, उस फाउंडेशन पर मशीनरी का लेट डाउन करना। जैसे जैसे एक्सपेंशन है, साथ साथ आप मशीन लेआउट कर सकते हैं, उसका लेट डाउन कर सकते हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ों की एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग होनी चाहिए। एक्सपर्ट डोमेन्स के साथ मिल करके
और यही चीज़ आपके प्रोजेक्ट को एडिक्वेट बनाती है। ये इनएडिक्वेसी ही रही हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में, जिसकी वजह से कंप्लीशन में बहुत डिलेज हुए और इससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई। पब्लिक एक्सचेकर को इसने लॉस किया, इसने नुकसान पहुंचाया। और यह हमने ट्रॉम्बे फर्टिलाइज़र प्लांट में देखा। तो लिखा है पुअर एंड इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट प्लानिंग, और ज़रूरी क्या है, वॉज नेसेसरी टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन प्लान्स। कंस्ट्रक्शन प्लान्स कॉम्प्रिहेंसिव हों, लेआउट के समय में ही एक कॉस्टिंग डेवलप की हो। जब आपने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया, एक लेआउट प्रिपेयर किया गया है, उस समय में ही मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के अकॉर्डिंग कितने लोग लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, उस हिसाब से एक कॉस्टिंग की जाए जो कि वायबल कॉस्टिंग हो, किसी को खुश करने के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव कॉस्टिंग। उस कॉस्टिंग को रीचेक किया जाए और उसको अफर्म किया जाए कि ये सही है। उसके वायर रिजिडली हर किसी स्टाफ से, हर किसी पर्सन से उसको जो भी ड्यूटीज़ एलोकेट की हैं वो फुलफ़िल करवाई जाएं, तभी जा कर के कमीशनिंग ऑन टाइम कंप्लीट हो पाती है, अदरवाइज़ नहीं। सरकारी दफ्तरों के वाया फाइलें रोक दी जाती हैं, फ़ंड्स की अप्रूवल रुकती है, टाइमली फ़ंड्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। समय समय पर पहले कॉन्ट्रैक्टर को एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर डिले कर रहा है तो उससे कैंसिल करके नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का रीशिफ्ट होना, वो वापस से आकर के प्रोजेक्ट को री इमेजिन करता है, फिर से उसको रीस्टार्ट करता है। आपने लंबे समय से आपका जो सोनीपत से लेकर के अमृतसर तक का ये जो 6 लेन हाईवे बन रहा है, जगह जगह पर अटके हुए देखा होगा, जगह जगह पर ये अटका रहा। सोमा कंपनी पहले बना रही थी, बाद में से दूसरी कंपनी ने उठाया। इसका कारण क्या रहा? प्रोजेक्ट डिले। इसका बड़ा रीज़न क्या रहा? पेमेंट्स का पीछे से ना आ पाना, उतने में कॉन्ट्रैक्टर की मशीनें जो उसने किराए पर ली थी उसका खर्चा पड़ रहा था, वो चले जाना, एक समय में वो लॉस में चले जाना, फिर नई कंपनी को इन बिटवीन लेकर के आना कि आप आकर के इसे शुरू करिए। वो कंपनी नए सिरे से सारी कॉस्टिंग करती है कि पिछली कमियां भी मुझे फुलफ़िल करनी है, पिछले धंस रहे फ्लाईओवर के सड़कों को भी मुझे रीबिल्ड करना है, सारी मशीनरी, सारा सिस्टम, तो मेरी ये कॉस्टिंग है। सरकार को ये महंगा सा लगने लग जाता है और फिर वो इसे चेंज करके किसी और की बिडिंग करेगी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें बिगड़ती हैं जब हम कई तरह के परमिशन विंडोज़ ओपन करते हैं। हर जगह पर उस परमिशन को रोका जाता है, इन एक्सपर्ट लोगों के द्वारा एक्सपर्ट प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल ली जाती है। इन सब को ही हम बॉटलनेक्स कह के पुकारते हैं। आप गला जाम कर देते हैं एक प्रोजेक्ट का, इसलिए प्रोजेक्ट फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। ये सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होता है ताकि प्रोसेस सीमलेस हो। इसे ही आज आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के रूप में देख रहे हैं कि सरकार ये कहती है सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम है, आप पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन डिजिटली परमिशंस ले सकते हैं। अलग अलग मंत्रालयों को आपस में इंटीग्रेट किया गया है ताकि वो जल्दी डिफरेंट परमिशंस आपको प्रोवाइड करा दें और किसी भी तरह की पेमेंट्स की डिले ना हो। ये सब चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। आई बात समझ में? और अधिकतर तो अब चीज़ें पीपीपी मोड में ही हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां सड़कें बना रही हैं, वो टोल खुद ही वसूल रही हैं, वो अपना खर्चा खुद ही निकाल रही हैं। दैट्स इट। ओके, तो ये सब चीज़ों की कमी रही। सो इट वॉज नेसेसरी टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन प्लान्स, बट देयर वर बॉटलनेक्स, जिसकी वजह से कंप्लीशन में डिले हुए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ती रही। ये एक नकारात्मक पॉइंट था। चौथा, ओवर कैपिटलाइजेशन। हमेशा से ही आरोप रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर कि ये ओवर कैपिटलाइज रही हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब कि कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एसेट्स ज़्यादा लगे रहे, यानी कि मशीन्स ज़्यादा हैं आपके पास, क्रेन्स ज़्यादा लगा लिया आपने, यानी कि आपने प्लांट के अंदर जो मशीनरी कमीशनिंग जो भी की है वो बेअंत है, उसके एवज में प्रोडक्शन आपकी है नहीं उतनी, और प्रोडक्शन से आने वाली वैल्यू उतनी आपकी है नहीं, यानी कि इनपुट के कंपैरेटिवली आउटपुट कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल, योर इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ नॉट फेवरेबल। इसको सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी नहीं नज़र आई। लेकिन उस समय में अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर ये शायद एक इनबिल्ट फीचर ही था कि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि कैपेसिटी क्रिएट करना है देश के स्तर पर, हमारा एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। प्रोडक्शन एक बात है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपेंशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लॉन्ग टर्म में